सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में ये आज हमारा डेमो लेक्चर है एंड ये हिंदी माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और लास्ट ईयर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी टाइम टू टाइम होते रहेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, यानी कि आप क्लास करते टाइम यहाँ पे पूछ सकते हैं या बाद में भी कभी भी कोर्स लेने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। जजमेंट राइटिंग आपको आपसे करवाया जाएगा और लीडिंग केस लॉज डिस्कस किए जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के भी क्लासेस हमारे यहाँ चलते हैं, उसकी अलग टाइम है, अलग सर है उसके लिए। स्टेट वाइज यानी कि प्रिपरेशन आपके यहाँ पे होती है। आज की जो क्लास है वो सीआरपीसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सीआरपीसी फर्स्ट हमने सब्जेक्ट लिया है कि जो बच्चे अगर एपीओ का सिर्फ कोर्स हमसे लेना चाहेंगे तो सिर्फ एपीओ का ले सकते हैं। तो एपीओ का अगर ले लेंगे तो सीआरपीसी चलेगा, सीआरपीसी चलेगा। और एक घंटे की बैच जब आप फाइनल बच्चे हो जाएंगे तो एक बैच और हम लोग चला देंगे। एक टाइम लगेगा 5 से 6 बजे, तो रोज 2 बैचेस यानी कि 2 घंटे की 2 आवर्स की क्लासेस आपकी चलेंगी, है ना। अभी तो इसमें सीआरपीसी चल रहा है और बाकी एक और ले लेंगे आईपीसी या एविडेंस एक्ट, जो भी है वो बाद में आपको अनाउंसमेंट में बता दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो भाई सीआरपीसी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले सीआरपीसी का उद्देश्य और दायरा पहले समझेंगे। देखिए, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उस एक्ट का सीआरपीसी क्या कहते हैं। सीआरपीसी की हिंदी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे। सीआरपीसी तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इंग्लिश में कह देते हैं, लेकिन सीआरपीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर कोई बता पाए तो बता सकता है अनम्यूट करके। सीआरपीसी को हिंदी में क्या कहेंगे, बताइए। दंड प्रक्रिया संहिता। और इंडियन पेनल कोड को भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को आप कह रहे हो। आप सही कह रहे हो ना, आप श्योर हो? यस सर। ठीक है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी कह सकते हो, 1973, है ना। तो दोनों चीजें, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को आपराधिक प्रक्रिया संहिता कह सकते हो। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड, एक मिनट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, या ऐसे लिख दो आप। हेट हिंदी ज्यादा हो जाएगा, बस आप 1973 ऐसे समझो। सबसे पहले आपको बताया जाएगा सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं, यानी कि मूल जो विधि होती है उसे कहते हैं। प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया कानून उसे कहते हैं। प्रक्रिया कानून और मूल कानून, दो टाइप के कानून होते हैं। सबसे पहले आप उसे समझिए, उसके बाद हम लोग आएंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे सारी चीजें चलेंगी। मैं आपको बता दूं पूरी क्लास। आपको स्क्रीन आई थिंक शेयर नहीं हो रही ना। हाँ सॉरी, अब हो गई है ना। हाँ, लिखा हुआ नजर आ रहा है ना सबको? सभी लोग बताएं, सभी को लिखी हुई चीजें नजर आ रही हैं? कोई भी कंफ्यूजन हो या कभी बीच में स्क्रीन ना शेयर हो या आवाज ना है तो आप बता सकते हैं। ठीक है जी। नहीं सर, लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। हाँ जी। लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, अब लिखा हुआ शो होगा, चलो। अब मैं कह रहा था कि दंड प्रक्रिया, अब हो रहा है ना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और ये पूरा नाम है हिंदी में, सभी को लिखा हुआ दिख रहा है ना भाई? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, मैसेज चैट करके जो भी है। यस यस सर, सर। दिख रहा है। ठीक है। दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारी क्लास कैसे चलेगी, हम सबसे पहले समझेंगे कि कोई कानून होता है, कोई विधि होती है। तो विधि दो तरीके से हो सकती है, एक मूल विधि होती है, प्रक्रिया विधि होती है। ठीक है, मूल विधि किसे कहते हैं, प्रक्रिया विधि किसे कहते हैं, उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। दूसरी बात की हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य समझेंगे, दायरा समझेंगे, मतलब स्कोप एक समझेंगे। तीसरी चीज हम लोग समझेंगे कि इसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, रेलिवेंसी जिसे आप कहते हैं कि खासियत क्या है, आप ऐसे कह लो। क्यों हम दंड प्रक्रिया संहिता को, बहुत से बच्चे कहते हैं, एक तो पढ़ाई के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं कि सर मार्क्सिंग बहुत अच्छी आती है या एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज है, ये तो अलग चीज है, बच्चों वाली बात होगी। लेकिन ऐसे ही मतलब कानूनन क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, रेलिवेंसी है, वो हम समझेंगे। दूसरी बात हम समझेंगे इसकी जो फंक्शनरीज है, कार्यकर्ता जिसे कहते हैं, फंक्शनरीज हम लोग समझेंगे। कार्यकर्ता आप कह सकते हो, दंड प्रक्रिया संहिता का कार्यकर्ता हम लोग समझेंगे। यानी कि इसकी फंक्शनरीज क्या क्या होते हैं, पुलिस, जेल, डिफेंस काउंसिल, अभियोजन अधिकारी,
बचाव पक्ष बचाव जो काउंसिल होता है वो अभियोजन अधिकारी, जेल, उसके बाद कोर्ट। ये जो पांचों है ना, जो मैंने वन बाय वन करके बताया, दोबारा बताइए। पुलिस, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर यानी कि अभियोजन अधिकारी, दूसरा डिफेंस काउंसिल, बचाव वाला काउंसिल हो गया वो, उसके बाद हो गया कोर्ट, उसके बाद हो गया जेल। ये जो 5 फंक्शनरीज है ना, 5 तत्व कह लो, इसके बिना सीआरपीसी फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। उसका हम लोग सीक्वेंस में बताएंगे। पुलिस होती है, कोई घटना होती है, कोई क्राइम होता है, सबसे पहले पुलिस पिक्चर में आती है, और ना या तो वो कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध होगा या असंज्ञेय अपराध होगा। संज्ञेय अपराध है तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता है, असंज्ञेय अपराध है तो मजिस्ट्रेट के पास पुलिस जाती है, तो वहां से गिरफ्तारी का ऑर्डर लाती है, तो गिरफ्तार कर लेती है उसको। उसके बाद कहाँ पे क्या चीजें आती है, उसके बाद फिर जो राज्य की तरफ से जो लड़ता है उसको अभियोजन अधिकारी कहते हैं। उसके बाद जो मुजरिम की तरफ से लड़ेगा उसे डिफेंस काउंसिल कहते हैं। दोनों कोर्ट में आएंगे। अब देखो कोर्ट पिक्चर में आ गई, तो कोर्ट में क्या क्या होता है, तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, है ना, फर्स्ट मजिस्ट्रेट किसे कहेंगे, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, उसके क्या पावर है, हाई कोर्ट किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर है, ये सब आपको समझाया जाएगा। ये सीआरपीसी की स्टार्टिंग में जो अभियोजन अधिकारी मैंने बताया, सेक्शन 24, 25, 26, कोर्ट बताया स्टार्टिंग में। तो जब तक आप उसके बाद कोर्ट आ गया, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगी, डिफेंस करेगा, एक बचाव करेगा, एक प्रहार करेगा, है ना, अटैक करेगा। दोनों को सुनने के बाद, दोनों के सबूतों को, गवाहों को मद्देनजर रखने के बाद कोर्ट क्या देखेगी, या तो कहेगी या तो गिल्टी है ये, इसको सजा दिया जाए, तो उसको छोड़ अकिट कर देगी, छोड़ देगी। भाई अगर सजा देगी तो फिर उसके बाद जेल में जाएगा, तो जेल में क्या होगा, है ना, सुधार गृह होते हैं, जेल होते हैं कुछ, है ना, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिल जाते हैं कभी कभी, उसके क्या प्रोविजन है वो सब हम लोग समझेंगे। तो ये एक टाइप का फंक्शनरीज हम लोग समझेंगे। ये तो मैंने ऊपर ऊपर बता दिया, लेकिन एक एक चीज आपको पुलिस में बताया जाएगा, पुलिस में कितने पद होते हैं, क्या चीजें होती हैं। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर आपको बताया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, हाई कोर्ट लेवल पे होता है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे होता है, क्या किसे कहते हैं, स्टेट की तरफ से कौन लड़ता है। ये सब आपको पहले माहौल बना के समझाया जाएगा कि क्या कहते हैं ये फंक्शंस। के बिना सीआरपीसी आप समझ नहीं पाओगे। मतलब ऐसे ठीक है आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा चीजें चल चल क्या रही है। हाँ, जीफा खान ने रेज हैंड किया, भाई बताइए क्या इशू है जीफा, कोई सर ये क्वेरी? जो आपने बताए हैं, जो मतलब पॉइंट्स बताए हैं कि जेल होता है, कोर्ट होता है, तो ये आप एक स्टोरी माध्यम से जो बता रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट रहते हैं याद करने के? वो मैं बताऊंगा। हाँ, वो याद करने के ही रहते हैं बेसिकली। आपको दिखाया जाएगा, स्क्रीन पे अभी दिख नहीं रहा है लेकिन दिखाया जाएगा पीपीटी, है ना। तो याद क्या करना है, सिंपल सी बात है। पुलिस हो गया, उसके बाद असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर हो गया, इस सीआरपीसी में इसके प्रोविजन बताए गए हैं, उसके बाद डिफेंस काउंसिल हो गया, उसके बाद कोर्ट हो गया, उसके बाद जो है जेल हो गया। तो सारी चीजें सिखाई जाएंगी, डोंट वरी, पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। ऐसे मैं बता के ऐसे नहीं, आपको नोट्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर पढ़ना है आपको, है ना। ये तो मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि क्या चलेगा क्लास में। चलिए, ये पूरी कहानी ऐसे चलेगी सीक्वेंस। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कि जुर्म कितने प्रकार के होते हैं, ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं ना, बेलेबल होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, है ना। उसके बाद पढ़ाया जाएगा संज्ञेय होते हैं, असंज्ञेय अपराध होते हैं। तो संज्ञेय अपराध में क्या होता है, संज्ञेय, इस तरह से कहानी बताई जाएगी। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग आते हैं सब्सटेंटिव लॉ को समझते हैं, पढ़ते हैं। भाई सब्सटेंटिव लॉ आपने सुना होगा, समझा होगा, मूल विधि किसे कहते हैं। देखिए लॉ दो प्रकार के होते हैं, विधि दो प्रकार की होती है। मूल विधि हम उसे कहते हैं कि जिसमें सिर्फ अधिकारों और जिम्मेदारों का वर्णन किया गया हो, जिसमें सिर्फ राइट्स एंड लायबिलिटीज को बताया गया हो, है ना। मतलब वहां पे एक प्रक्रिया नहीं बताई गई, वहां पे प्रोसीजर नहीं बताया गया कि भाई अगर आपके अधिकारों का हनन हो जाए तो आप कैसे क्या प्रोसीजर ऑप्ट करेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे कि आपको न्याय मिल जाए। उसमें ये सब नहीं बताया जाता। उसमें बस लिखा है कि भैया ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ये होगा। जैसे मान लिया इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसमें क्या है, उसमें यह है कि भैया ऐसे ऐसे बिना पूछे किसी का सामान आप ले लेंगे तो चोरी कहलाएगी। तो जब चोरी कहलाएगी तो मैक्सिमम सजा कितनी है, 3 साल तक हो सकती है, या फाइन हो सकता है। ऐसे 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 करेंगे तो ये रेप हो जाएगा, तो रेप की कितनी सजा है, तो वहाँ लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जीवन कारावास हो सकता है, 14 साल की सजा मिल सकती है, 10 साल, ऐसे हो। ऐसे ऐसे करेंगे तो ये मर्डर हो जाएगा, तो इसको मर्डर माना जाएगा, जो मर्डर के लिए इतनी इतनी सजा। वहां पे क्या ये बताता है क्या कि किसी ने मर्डर कर दिया तो पुलिस कैसे आएगी, कैसे उसको गिरफ्तार करेगी, कैसे उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, किस मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या आईपीसी में? नहीं है। आईपीसी तो सीधा सीधा मूल विधि बताता है। मूल विधि मतलब एक बेसिक बताता है कि भैया हाँ ऐसे ऐसे है, ये बस ये बताता है, संज्ञेय है, असंज्ञेय है, अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल है, ये बता देता है। उससे ज्यादा प्रक्रिया बताता है क्या, वो प्रोसीजर बताता नहीं बताता है। तो ऐसे बहुत सारे लॉ हैं, सिर्फ जो मूल विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है, वो प्रोसीजर लॉ नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, संविदा विधि हो गई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका, आईपीसी मैंने बता ही दिया। और कौन से लॉ हो गए, और बहुत से लॉ हैं। पार्टनरशिप एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया,
और साझा विधि जिसे कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट हो गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, है ना। तो ये सब जो एक्ट हैं, ये कौन से एक्ट है? सब्सटेंटिव लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन है? सब्सटेंटिव लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर मान लिया कि ए ने बी से कोई संविदा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और बी ने उसको ब्रीच कर दिया, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना तो लिखा है कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ब्रीच कर देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को निभाना, ये है, ऐसे है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। कंसेंट आपने ऐसे ऐसे लेंगे तो वाइड हो जाएगा, या वाइडेबल होगा, या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ऐसे ऐसे होगा, तो ये प्रॉमिस हो जाएगा, यही सब बताया है। कि वहां पे ये बताया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो कैसे आपको कोर्ट में जाके कैसे अपने आप को न्याय दिलाना है, कैसे क्या होगा आपका, अगर आपका अधिकार वंचित कर दिया गया है, आपको आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया गया है, तो कैसे आप सिविल कोर्ट में जाके कैसे सूट दायर करेंगे, वो सब लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में। नहीं लिखा है, वो तो सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा है ना। कहाँ पे लिखा है? सिविल प्रक्रिया संहिता में लिखा है, सीपीसी सीपीसी में है। वो तो सीपीसी में कि हाँ भाई ऐसे हो गया, ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो आप प्लेंट इंस्टीट्यूट करोगे, दायर करोगे, सिविल सूट में करोगे, है ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा? डिफेंडेंट को कोर्ट ने सम्मन इशू करेगी, तो डिफेंडेंट जो है, प्रतिवादी जो होगा, वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना रिटन लिखित कथन दायर करेगा, उसके बाद फला फला ऐसा ऐसा है वहां पे। तो प्रोसीजर लॉ कौन कौन से होते हैं? प्रोसीजर लॉ कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो, सीपीसी, ठीक है, सीआरपीसी, ठीक है, एविडेंस एक्ट, ठीक है जी, एविडेंस आईपीसी एक्ट। नहीं, आईपीसी नहीं, आईपीसी तो सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी ये तो मूल विधि है। आईपीसी में कोई प्रोसीजर नहीं बता रहा। सिंपल डिफरेंस करने का मतलब ये है, आपको सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजर लॉ में फर्क करना हो तो आप आईपीसी को कहो कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, क्योंकि यहाँ पे एक सिर्फ मूल विधि बताई गई है, कानून बताया गया, बस यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया। एक प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया नहीं बताई गई है, प्रक्रिया तो सीआरपीसी में बताया गया है, प्रक्रिया तो एविडेंस एक्ट में बताया गया है। अब आपको बात समझ में आ रहा है ना? ये ऐसी सारी चीजें आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आएगी सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजर लॉ किसे कहेंगे, अदरवाइज आप फिर हमेशा आगे भी कंफ्यूज ही रहोगे, है ना। क्योंकि ये समझना जरूरी है, इसलिए हमने आपको समझा दिया। अच्छा भाई, इस और आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर हम सीमा और प्रयोज्यता की बात करें, यानी कि एप्लीकेबिलिटी की बात करें, और इसमें हम देखें कि यहाँ से देखो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक नंबर की जरूर आता ही आता है। ना सिर्फ ये तो सीआरपीसी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक्ट में पूछ लेगा कि ये एक्ट एप्लीकेबल है, कहाँ तक एप्लीकेबल है, ये सब सारी बातें वो पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज, आप ये होल ऑफ इंडिया में, पूरे भारत में ये सीआरपीसी की एप्लीकेबिलिटी जो आएगी, जो लागू जहां तक होगा वो पूरे भारत में होगा। इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया, ठीक है। जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, अभी 370 हट गया, तो उसके पहले वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन आज की सिचुएशन कुछ अलग है। आज की सिचुएशन में जम्मू एंड कश्मीर पे भी सीआरपीसी लागू है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो है नागालैंड स्टेट में और ट्राइबल एरियाज में, यानी कि आदिवासी क्षेत्र में सीआरपीसी लागू नहीं है अब भी, तो ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन इसमें भी हम देखेंगे कि अगर नागालैंड राज्य राज्य सरकार अगर चाहे तो नागालैंड के किसी पार्ट में ये सीआरपीसी के कौन से प्रोविजन लागू होने नहीं होने, वो ऑफिशियल गजट में निकाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग लागू हो जाएगा। लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप सिर्फ इतना पढ़िए कि नागालैंड और आदिवासी क्षेत्रों में सीआरपीसी लागू नहीं है। लेकिन एक बात और, बशर्ते इस संविधा के प्रावधान इसके अध्याय 8वीं, यानी कि अध्याय 8वीं, 10वीं और 11वीं से संबंधित के अलावा लागू नहीं होगी। यानी कि 8वीं, 10वीं और 11वीं जो अध्याय है, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 सीआरपीसी का, वो नागालैंड में लागू है। उसके लिए राज्य सरकार को कोई नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी लागू है वहां पे। इसके अलावा सीआरपीसी का, यानी कि 8वें, 10वें, 11वीं अध्याय के अलावा सीआरपीसी का कोई भी अध्याय जो है नागालैंड और आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अगर राज्य सरकार लागू करना चाहे तो पहले ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? एक पॉइंट इसमें और पढ़ना रहता है आपको कि ये फोर्स कब हुआ, केम इनटू फोर्स वाला कब आया पिक्चर में, केम इनटू फोर्स, कोई बताए किस दिन आया पिक्चर में ये? भाई कोई डेट होगी। अच्छा एक बताओ, सीआरपीसी का क्या है, 1973 है ना, 1973, डेट बता दो, क्या 1973 में ही केम इनटू फोर्स आया, या कुछ और, कोई और डेट थी? कोई मुझे बताए, बताइए भाई। क्या डेट थी, किस दिन ये एप्लीकेबिलिटी में आया? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेंगे और 100% आ जाएगा।
मैं सीआरपीसी की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन किसी एक्ट आप पूछ ही लेते हो कि कब कब फोर्स में आया, तो अगर याद नहीं रहेगा आपको तो दिक्कत होगी। किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 में जब आप पढ़ेंगे तो वो हमेशा वहाँ पे एक्सटेंट दिया रहता है, एप्लीकेबिलिटी दिया रहता है, यानी कि किस दिन आया, कहाँ तक एक्सटेंड है, तो ये चीज़ें आपको रटना है, याद करना है। ठीक है जी। तो आप ये याद कर लीजिएगा और आप ये बोल सकते हैं, बताइए। अच्छा, 1973 नाम पड़ा, तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि 1973 ईयर वाला तो 1973 हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ये 1974 में लागू हुआ था, 1974। और महीना था अप्रैल का, 4 4 कर लो, और डेट था 1, यानी कि 1 अप्रैल 1900, 1 अप्रैल 1974, 1974। तो इसीलिए 1973 इसलिए होता है कि जब लेजिस्लेचर के पास जाता है तो 1973 में गया होगा, पास होते होते प्रेसिडेंट का असेंट लेते लेते 1974 हो गया होगा, तो इसलिए 1 अप्रैल 1974 से इन्होंने एप्लीकेबिलिटी इन फोर्स यानी कि अप्लाई हो गया था पूरे भारत में। ये मतलब होता है 1 अप्रैल 1974, तो ये डेट आप याद रखिएगा। डन है भाई, आगे बढ़े। ये हो गया हमारा। आइए आइए, खास बात हम लोग पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य पढ़ते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब सीआरपीसी का आप उद्देश्य पर्पस समझ जाइएगा तब आपको पढ़ने में और मजा आएगा। तो ये अभी हम आपको उद्देश्य बता रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं। और सबसे पहला हमने लिखा है, अपराध का पता लगाने, संदिग्ध अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक मशीनरी तैयार करना। बहुत बहुत जरूरी चीज है भाई। सीआरपीसी का क्या उद्देश्य है? जो कोई क्राइम घटित होता है ना, और जो सस्पेक्टेड मुजरिम है, जो कल्प्रिट है, जो जिसने क्राइम किया है, उसकी गिरफ्तारी कैसे होनी चाहिए, एक मशीनरी तैयार करनी पड़ती है। एक मशीनरी चाहिए, पुलिस होगी, है ना, एपीओ होगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, डिफेंस काउंसिल होगा, फिर कोर्ट होंगे, फिर जेल होगी। ये पूरी मशीनरी मैकेनिज्म तैयार की गई है ना, वो सारे के सारे सीआरपीसी में। तो एक कानून हमारे पास होनी चाहिए थी, एक कानून ऐसी होनी चाहिए थी कि जहां पे कोई अगर अपराधी अपराध किया है तो उसको डिटेक्ट करना, कैसे सबूतों को इकट्ठा करना है, कैसे लाना है, कैसे गिरफ्तार करना है, कैसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, उसको कैसे जेल भेजना है ना, ये सारे एक कानून होना चाहिए था कि नहीं भारत में। तो ये एक उद्देश्य है सीआरपीसी का, कि इसीलिए सीआरपीसी पिक्चर में आया, और सीआरपीसी का मकसद भी, उद्देश्य भी यही है हमारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, साक्ष्य एकत्र करके दोष के निर्धारण या निर्धारण के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्माण करना। ऑब्वियसली बात है कि एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाए, साक्ष्य कैसे एकत्र किया जाए, है ना। तो उसके लिए भी एक, आप कह सकते हैं कि ये भी एक उद्देश्य है सीआरपीसी का। साक्ष्य कैसे इकट्ठे किए जाए, कौन कौन से साक्ष्य एक्सेप्टेबल होंगे, कौन कौन से साक्ष्य को मना कर दिया जाएगा, कौन कौन से साक्ष्य को हम कोर्ट में ले जा सकते हैं, वो अलग चीज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे पास है, वो अलग चीज है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ भी हो, प्रोसीडिंग तो सीआरपीसी के तहत ही होती है ना, उद्देश्य तो इसका यही है। तीसरी चीज, दोषियों को उचित दंड देने के लिए आवश्यक तंत्र का निर्माण करना। ऑब्वियसली बात है कि एक तंत्र का, आवश्यक तंत्र का निर्माण करना कि दोषियों को उचित दंड दिया जा सके। संभावित नुकसान और निर्दोष व्यक्तियों के मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। जो भी नुकसान हुए हैं, जो निर्दोष है बेचारा, जिसके खिलाफ जो है जुर्म हुआ है, जिसके खिलाफ घटना हुई, जिसके खिलाफ कोई जुर्म हुआ है, तो उसको एक नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन किया जा सके। सीआरपीसी में बहुत सारी जगह पे आपको कंपनसेशन वाला, क्षतिपूर्ति जब किसी को हो जाता है वो भी पढ़ाया जाएगा, कैसे किसी का नुकसान हो जाए तो उसको कंपनसेट किया जाता है। हालांकि सीआरपीसी में मैक्सिमम जगह क्रिमिनल जो लॉ होते हैं, आपराधिक जो मामले होते हैं, आपराधिक जो कानून होते हैं, उसमें मैक्सिमम सजा दिया जाता है। वो कोई कंपनसेशन तो सिविल लॉ में होता है, कंपनसेशन तो कॉन्ट्रैक्ट में है। कंपनसेशन क्या होता है, क्षतिपूर्ति तो सिविल लॉ में ज्यादा होता है, लेकिन जो दंडिक प्रक्रिया है, जो क्राइम होता है, उसकी वजह से सामने वाले को सजा दी जाती है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं फलाने का, मिस्टर ए का मर्डर कर दूंगा तो फिर उसके घर वालों को मैं कहूंगा अच्छा चलो ठीक है 50 लाख रुपए ले लो, मर्डर माफ कर दो, तो ऐसे थोड़ी होगा। जो मर्डर की सजा है वो मुझे मिलेगी, दंडित किया जाएगा मुझे। सिर्फ कंपनसेशन, कंपनसेशन तो एक्स्ट्रा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दंडित भी किया जाएगा जिसने भी मर्डर किया। ठीक। जांच और न्याय निर्णय प्रक्रियाओं को मजबूत और प्रभावी बनाना। ऑब्वियसली बात है, इंस्पेक्शन कैसे करना है पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, कौन कौन पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है ना, किस जज के पास जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब सारी प्रक्रिया जो है सीआरपीसी में बताता है। और सीआरपीसी का उद्देश्य ये, एक उद्देश्य ये भी है। सीआरपीसी के तहत अधिकारियों को सौंपी गई शक्तियों के संभावित दुरुपयोग या दुरुपयोग को नियंत्रण करने का। ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं, जब हम आपको कोर्ट पढ़ाएंगे, हमने आप कहा कि फंक्शनरीज पढ़ाएंगे हम आपको डिटेल में, उनमें से एक फंक्शन हमने कोर्ट का भी नाम लिया था। अब कोर्ट के तहत भी सबसे निचले स्तर पर मजिस्ट्रेट,
उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो चीजें पहले कहाँ जाएंगी, किस कोर्ट के पास जाएंगी, किस कोर्ट की क्या पावर है, कितनी सजा वो दे सकता है, इसको कंट्रोल किया गया। सीआरपीसी का उद्देश्य ये भी है कि ये जो अधिकारी लोग हैं, कोर्ट लोग हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। सीआरपीसी बताता है जज को कि आपका पावर ये है, आपके पास पावर ये है, ये केस है तो आपका पावर इतना रहेगा, ताकि अपनी शक्तियों का कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई मैनिपुलेट ना कर सके अपनी शक्ति का, और अच्छे से निर्वाह करके सामने वाले को न्याय दिलाए और जो भी दोषी है उसको सजा दिलवाए। ये हमारा उद्देश्य सीआरपीसी का है। अब आई होप कि आपको सीआरपीसी का उद्देश्य पता चल गया हो। अच्छा भाई, महत्व देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस। देखो 3 पॉइंट में आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, महत्व समझ में आ जाएगा। एक तो पहला वाला है कि किसी भी अन्य कानून की तुलना में अधिक लगातार उपयोग किया जाता है और अधिक संख्या में व्यक्तियों को प्रभावित करता है। बहुत ही खास चीज मैं ये बोल रहा हूँ। कैसे, अब आप सोचो कैसे। देखो सीआरपीसी, डोंट यू थिंक कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है? अच्छा ये बताओ, कितनी बार आप सुनते हो कि फलाने ने फलाने के धमाके की जमीन ले ली, तो जमीन हथिया लिया, कब्जा कर लिया। ये सब आप कभी सुनते होगे, ऑब्वियसली बात है, अपने पास पड़ोस में कितनी बार आपने। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अपने पड़ोस में आपने 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ, 2 महीने के अंदर सुनते होगे आप, इसने उसको मार दिया, है ना, तो लड़ाई हो गई, तो गोली मार दिया, या न्यूज में, पड़ोसी को छोड़ो, न्यूज में सुनते होगे, तो गाड़ी से कुचल दिया, है ना, तो गोली मार दिया, तो वकील को गोली मार दिया, कोर्ट परिसर में गोली मार दिया, रेप कर दिया, बच्ची का रेप कर दिया। मतलब कि ये कानून ऐसा है कि बहुत ज्यादा उपयोग होता है और बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। बाकी सब जो कानून है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो मान लिया भारत में 100 आदमी है, मान लिया 130 करोड़ की जनसंख्या, 130 करोड़ में कितने टैक्स भरते होंगे, कितने आईटीआर भरते होंगे, कितने इनकम टैक्स का के बारे में जानते होंगे, या कितने जो है सीए और एडवोकेट के पास जाते होंगे आईटीआर भरवाने? कोई नहीं। मतलब ठीक है, जो भर रहा है भर रहा है, बहुत ज्यादा व्यक्तियों को तो प्रभावित नहीं करता। मुझे लगता है कि 30% व्यक्तियों को प्रभावित करता है सिर्फ इनकम टैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप कितनी बार कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? रेंट, कभी कभी आप रेंट किराए पर रहते हो तो वही रेंट एग्रीमेंट होता है, बस वही काम आता है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कहने का ये है कि जो सीआरपीसी है बहुत लोगों को प्रभावित करता है रोजमर्रा की जिंदगी, बहुत ज्यादा लोग पे एप्लीकेबल होता है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। तो इसीलिए सीआरपीसी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इसकी विषय वस्तु की प्रकृति ऐसी है कि इसमें मानवीय मूल्य अन्य कानूनों की अपेक्षा अधिक मात्रा में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कहा है, देखो मैं समझाता हूँ क्या है इसका, इसका मतलब क्या है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपको कोई थप्पड़ मार के चला जाए, या लाठी डंडा से मार के चला जाए आपके मोहल्ले में आपको, तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट उससे जुड़ा है? मतलब आपकी बेइज्जती हो गई, बहुत खतरनाक चीज हो गया। मतलब मोहल्ले में कोई मार के आपको चला गया, थप्पड़ मार के चला गया, तो थोड़ा सा आपको पर्सनल टच आ जाता है उस पे, मतलब व्यक्तिगत रूप पे आपको इम्पैक्ट कर रहा है ये कानून। तो आप सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ जाओगे और अप्लाई जैसे से होगा, भाई पुलिस के पास जाओगे, कंप्लेन करोगे, एफआईआर दर्ज करवाओगे, चीजें। क्यों? क्योंकि इसमें मानवीय मूल्य जो है इसमें इन्वॉल्व हो गया है ना। एक ही बहन के साथ बी ने रेप कर दिया तो एक ही बड़ी बेइज्जती होगी, भैया रेप कैसे कर दिया, ये वो, उसका मतलब एक अफेक्शन है उसको, उसका अपनी बहन के साथ, उसको ज्यादा इम्पैक्ट करता है। लेकिन जीएसटी, इनकम टैक्स, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, बस नहीं भरेंगे, जाओ टाइम निकल गया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं भरेंगे, टाइम निकल गया, चलो लेट फीस दे देना यार, भर देना पैसा। कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तोड़ दिया आदमी, ब्रीच कर दिया, ठीक है भैया बाद में कर देंगे, कितना कंपनसेशन चाहिए, चलो ले लो पैसा, ठीक है, ये कर देता है। मतलब उतना ज्यादा उसको असर करता नहीं, अगर और कानून को वो तोड़ देता है तो। जीएसटी हो गया, नहीं भरा, फाइलिंग नहीं किया, महीना हो गया, पूरा ड्यू डेट आ गया, नहीं किया, ठीक है भैया अगले महीने कर देना, लेट फीस जमा करके कर देना, उसको कुछ फर्क उतना बहुत ज्यादा पड़ता नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब मानवीय मूल्य यहाँ पे शामिल नहीं है ना, कोई उसको व्यक्तिगत रूप में कोई छेड़ने नहीं आ रहा है कानून। वो जीएसटी क्लाइंट भी जान रहा है, या जीएसटी जिस पे एप्लीकेबल है वो भी बंदा जा रहा है, ठीक है, कोई जीएसटी का ऑफिसर मुझे मारने थोड़ी आ रहा है, मैंने ठीक है नहीं पालन किया जीएसटी लॉ का, मैं फाइन लग दे दूंगा, जो भी है प्रावधान कर दूंगा। इनकम टैक्स नहीं देंगे आप तो उसमें कोई आपका पर्सनल मानवीय मूल्य इन्वॉल्व थोड़ी हो गया। पड़ोसी ही नहीं, पड़ोसी जानता ही नहीं कि आप इनकम टैक्स नहीं दिए हो, तो क्या आपकी बेइज्जती होगी? आप तो खुद ही जान रहे हो ना अपने आप को, है ना। तो यहाँ पे सीआरपीसी की महत्वता इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ ऐसा कानून है कि इसमें मानवीय मूल्य जो है इन्वॉल्व है, इस प्रकृति का है ये। तीसरा, चूंकि आपराधिक प्रक्रिया का कानून वास्तविक आपराधिक कानून का पूरक है, इसकी विफलता वास्तविक आपराधिक कानून की, वास्तविक मतलब यहाँ मूल मान लो, जैसे मान लिया रहता है ना सब्सटैंटिव लॉ,
मूल कानून। सब्सटेंटिव लॉ, है ना? तो कहना क्या चाहता है ये कि जो सीआरपीसी का प्रक्रिया है, आपराधिक प्रक्रिया, ये सीआरपीसी जो है, कहीं न कहीं ये जो मूल सब्सटेंटिव कानून है, सब्सटेंटिव कानून कौन है? क्राइम से रिलेटेड, अपराध से रिलेटेड बताइए मूल कानून कौन-कौन से हैं? एक तो आईपीसी है, एक एविडेंस एक्ट भी आप कह सकते हैं ना? एविडेंस एक्ट एक्चुअली मिक्सचर है, ये सब्सटेंटिव भी है, प्रोसीजर भी है, ठीक? तो अगर सीआरपीसी को सही से ना लागू किया जाए तो कहीं न कहीं आईपीसी का मकसद खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भाई आईपीसी में क्या कहा गया कि ऐसे-ऐसे चोरी करेगा ये या ऐसे करेगा तो ये रेप होगा या ऐसे करेगा तो मर्डर हो जाएगा वहाँ पे। तो बना दिया गया कानून, स्ट्रिंजेंट कानून बना दिया गया, सज़ा रख दिया गया 14 साल या जीवन कारावास रख दिया गया। लेकिन सच में अगर कोई मर्डर कर दे और उस मर्डरर को, उस एक्यूज़्ड को सीआरपीसी के तहत अगर सही से चला के उसको सज़ा ना दिया जा सके तो आई थिंक बेकार है आईपीसी का भी होना। क्या फ़ायदा फिर ऐसे कानून का बनने? जब एक प्रक्रिया के तहत उसको सज़ा ना दिलवा पाए हमारा कानून, तो आई थिंक सीआरपीसी तो खराब है ही है और ऊपर से आईपीसी भी फिर बेकार ही है बनना, उसका भी मकसद, उसका भी जो है उद्देश्य जो है बेकार हो जाएगा, है ना? तो आपराधिक प्रक्रिया का कानून वास्तविक आपराधिक कानून का पूरक है, इसकी विफलता वास्तविक आपराधिक कानून की गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, जो बदले में समाज को दी जाने वाली सुरक्षा को काफ़ी प्रभावित करेगी। तो ये 3 जो है महत्व आपको देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी रिलेवेंसी है अपने आप में, तो ये आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अब चूँकि बहुत लोग आए नहीं हैं, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस यानी कि जो जुर्म की क्लासिफिकेशन हम आपको बता देंगे, वर्गीकरण बता देंगे, कॉग्निबल, नॉन कॉग्निबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल कहते हैं। तो एक धीरे-धीरे चलते हैं, आज फर्स्ट डेमो था तो हमने आपको इतना बता दिया। बाकी हम स्पीड और तेज़ भी करेंगे और चीज़ें अच्छे से लेके चलेंगे और ये फर्स्ट क्लास थी, तो फर्स्ट क्लास में बहुत ही कम होता है हमारे डेमो में, जनरली एक डेमो देना होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। थैंक यू सो मच और कोई भी क्वेरी है आप